Bismillahirrahmanirrahim. Today you are in another video in which you will be learning about preparing about different cadres of examination like PST, JEST, HST, EST and 5 to 15 any grade job. So it is our lecture number 18. Once again welcome to our lecture number 18, in which we will be discussing chapter 1 cellular organization of plants and animals of class 6. Chapter number 1 cellular organization of plants and animals, class 6. So let's get started in the science subject of class 6. First of all, let me introduce the chapter again, that what is the name of cellular organization of plants and animals and what does it relate to. Cellular organization means that how the organization of a cell is there. Cell is the basic unit of life from which our life starts. So what is its organization, what it is made up of, and everything is in cellular organization of plants and animals. Point number 1 of this is continuation of a previous one. Diaphragm is the part of light that controls the amount of light entering the objective lens. Diaphragm is the part of microscope. Diaphragm माइक्रोस्कोप का पार्ट होता है. माइक्रोस्कोप जो कंट्रोल करता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस में कितनी रोशनी आ रही है. बेस ऑफ माइक्रोस्कोप सपोर्ट्स माइक्रोस्कोप इन अ स्टेबल पोजीशन. जो बेस होता है नीचे वाला हिस्सा माइक्रोस्कोप का, वो माइक्रोस्कोप को मदद देता है कि वो माइक्रोस्कोप खड़ी हो सके. बेस का ये काम होता है. रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665. जो सेल था वो डिस्कवर हुआ था 1665 में और रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था. सेल इज द बेसिक यूनिट एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. सेल बेसिक यूनिट है, बुनियादी यूनिट है और जिंदगी का बिल्डिंग ब्लॉक है. यानी जिंदगी लाइफ सेल की वजह से बनती है. बेसिक कंपोनेंट है. ये हो गया बेसिक थिंग्स अबाउट इट. माइक्रोस्कोप के जिसकी मदद से हम सेल को ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसके तमाम पार्ट्स को हमने डिटेल में इन पॉइंट्स की मदद से डिस्कस किया कि माइक्रोस्कोप कैसी होती है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, आई पीस से क्या मदद मिलती है, बेस क्या होता है और आर्म क्या होती है माइक्रोस्कोप की. ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने के बाद अभी हम आ रहे हैं हमारे दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर, जो है एनिमल सेल और इसके बाद होगा प्लांट सेल. ये वाला लेक्चर एनिमल सेल को कंटिन्यू कर रहा होगा. कुछ पॉइंट्स और भी आएंगे लेक्चर नंबर 19 में, जिसमें एनिमल सेल को डिस्कस किया जा रहा होगा. और अभी एनिमल सेल का पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं. A thin partially permeable layer around this animal cell which controls the substances that enter and exist is called cell membrane. एनिमल सेल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है. सेल मेम्ब्रेन सेल का एक ऐसा हिस्सा होता है जो पार्शियली परमिएबल लेयर का बना होता है. यानी उससे थोड़ा सा हम देख सकते हैं और उसमें कुछ चीजें जा सकती हैं उस लेयर में और कुछ चीजें नहीं जा सकती. तो ये कंट्रोल करता है कि कौन सी चीजें सेल के अंदर जाती हैं सेल मेम्ब्रेन और कौन सी निकलती हैं. यानी एक लेयर होती है जो सेमी परमिएबल पार्शियली परमिएबल होती है, उसमें कुछ चीजें जा सकती हैं कुछ नहीं जा सकती हैं, उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट वन इज अ जेली लाइक सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. एक जेली के जैसा सब्सटेंस होता है जो सारे ऑर्गेनेल्स जिसमें होते हैं उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं. साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक जेली के जैसा सब्सटेंस जिसमें सेल के तमाम ऑर्गेनेल्स होते हैं. तमाम जो भी हिस्से होते हैं सेल के वो साइटोप्लाज्म में होते हैं. मेनी केमिकल रिएक्शंस अकर इन साइटोप्लाज्म. जो साइटोप्लाज्म पार्ट होता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो सेल में होते हैं वो साइटोप्लाज्म में ही होते हैं. न्यूक्लियस ऑफ सेल कंट्रोल्स ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑफ सेल. जो न्यूक्लियस है वो सेल का सबसे अहम हिस्सा होता है और सेल का मेन पार्ट होता है जो बीच में वाक़ होता है. अभी जो न्यूक्लियस है सेल का, वो तमाम केमिकल रिएक्शंस जो उसमें हो रहे होते हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं सेल में, वो कंट्रोल करता है न्यूक्लियस. जैसे कंप्यूटर का ब्रेन होता है सीपीयू, इंसान का कंट्रोल सिस्टम होता है ब्रेन,
इसी तरह से जो सेल है, सेल का कंट्रोल सिस्टम होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तमाम काम कर रहा होता है। न्यूक्लियस ऑफ सेल कंटेन्स ऑल द डीएनए एंड जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल। जो न्यूक्लियस होता है, डीएनए वाली इंफॉर्मेशन, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड वाली इंफॉर्मेशन और जेनेटिक जीनियाती मोरूसी मटेरियल जो होता है वो सारा न्यूक्लियस में वाक़ होता है कि दूसरा सेल रेप्लिकेट कैसे करेगा, कॉपी कैसे करेगा, न्यू कैसे बनाएगा, डॉटर सेल्स कैसे आएंगे, उनकी क्या खुसूसियात होंगी, वो किस तरह का सेल होगा, वो तमाम चीज़ें जेनेटिक मटेरियल और डीएनए न्यूक्लियस में मौजूद होता है। न्यूक्लियस ये, इसमें तमाम रिएक्शंस भी होते हैं, कंट्रोल सेंटर भी होता है और तमाम जो चीज़ें होती हैं यहाँ से कंट्रोल होती हैं। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोसोम्स एंड क्रोमैटिन्स आर प्रेजेंट इन सेल। जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोसोम्स है और क्रोमैटिन्स वो सारे सेल में मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस ऑफ एनिमल इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर है सेल का, उसके इर्द गिर्द जो लेयर होती है, उसके इर्द गिर्द जो लेयर होती है उसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये वाली लेयर जो है, इस लेयर को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलोप। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसका दूसरा नाम है न्यूक्लियर एनवेलोप। इसे दूसरा नाम कहा जाता है न्यूक्लियर एनवेलोप। Thread-like materials that are passed down from parents to their offspring are called chromosomes. धागे के जैसे मटेरियल होते हैं सेल में मौजूद, जो वालिदैन से अपनी औलाद में ट्रांसफर होते हैं। उन मटेरियल्स को जो धागे के जैसे होते हैं उसे क्रोमोसोम्स कहते हैं, जो औलाद तक आते हैं, बच्चों तक आते हैं अपने वालिदैन से, मदर एंड फादर से बच्चे तक आएंगे तो उन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है, जो धागे के जैसे होते हैं। बायोलॉजी में उनका शेप कुछ इस तरह से दिखाया जाता है। तो ये क्रोमोसोम्स होते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 था सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। माइक्रोस्कोप को हमने फुली डिस्कस कर लिया। ये डिस्कस किया कि सेल किसने इजाद किया था और ये डिस्कस किया कि सेल की क्या अहमियत होती है। उसके बाद हमने एनिमल सेल स्टार्ट किया है, जिसमें हमने पढ़ा कि एनिमल सेल के क्या पार्ट्स होते हैं और सेल में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। ये वाला चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।